नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी को लेकर दो मेजर अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम नेवी की कैरियर बेस्ड फाइटर जेट की टेंडर के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में अभी रिसेंटली हमारे नेवी की चीफ की तरफ से नेवी की एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से फ्लोट किए गए फाइटर जेट की टेंडर में F-18 सुपर हॉर्नेट और रफाल एम इन दोनों के इवैल्यूएट किया जा चुका है और दोनों ही कंपनी की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उनकी फाइटर जेट अभी इंडियन नेवी की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं और पहले से इनको हमारी नेवी की शोरबेस टेस्ट फैसिलिटी से टेस्ट भी किया चुका है। तो अभी नेवी की तरफ से उन सभी की डाटा को इवैल्यूएट किया जा रहा है और जल्दी इस टेंडर को फाइनल करके विनर को डिक्लेयर करने की बात किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर नेवी चीफ की स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि इसमें F-18 सुपर हॉर्नेट को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट में वो रफाल के मुकाबले इसको बेहतर बताते हुए पाए गए थे। तो ऐसा लगता है कि नेवी शायद यहाँ पर रफाल एम के मुकाबले F-18 सुपर हॉर्नेट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है। इसके अलावा अभी इंडियन नेवी की एक और टेंडर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आया है, जिसमें इंडियन नेवी के लिए फ्लीट सपोर्ट वेसल को खरीदने का प्लान किया गया और इसके लिए अभी नेवी की तरफ से हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के साथ बातचीत किया जा रहा है, जो कि आगे चल के इन वेसल को भारत में बनाने वाली है। इसके लिए पहले तो टर्की की अनादोलू शिपयार्ड को सिलेक्ट किया गया था, जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इन शिप्स को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में मैन्युफैक्चर करने वाली थी और इसमें मदद करने वाला था। अब टर्की की बात करें तो टर्की पिछले कुछ सालों से स्ट्रिक्टली एंटी इंडिया पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, तो इस वजह से ये डील काफ़ी सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, लेकिन अभी इसको फाइनली आगे बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है। इसमें टोटल 5 फ्लीट सपोर्ट वेसल को बनाने का प्लान किया गया, जिसकी स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट करीब 45,000 टन के आसपास होने वाली है। इनकी लेंथ करीब 230 मीटर के आसपास होने वाली और इनको मेनली लॉजिस्टिक और फ्यूल को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी इनको भारत में ही बनाया जाएगा और इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाएगा और आने वाले 4 सालों के अंदर इनको इंडियन नेवी को डिलीवर करने का प्लान किया जाए और ये डील साइन होने के 10 से 12 महीने के अंतराल में इन वेसल को इंडियन नेवी को डिलीवर करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम प्रोजेक्ट 75I के बारे में बात करने वाले हैं। कल ही इसको लेकर एक रिपोर्ट सामने आया था, जिसमें बताया गया था कि अभी इंडियन नेवी की तरफ से इस टेंडर की डेडलाइन को अगस्त 2023 तक पोस्टपोन किया गया। पहले तो इसको जून 2022 तक ही फाइनल करने का प्लान था, लेकिन कल हमने इसके बारे में डिटेल वीडियो में आपको बताया था कि अभी किस वजह से इसकी डेडलाइन को धीरे धीरे पोस्टपोन किया जा रहा है और करीब 2 बार यहाँ पे पोस्टपोन किया जा चुका है। तो अभी कुल मिलाकर इस टेंडर में साउथ कोरिया अकेला ऐसा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है जिसके पास इंडियन नेवी की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करने वाला सबमरीन मौजूद है, लेकिन सिंगल वेंडर सिचुएशन होने की वजह से अभी तक टेंडर फाइनल नहीं हो पा रहा है। अब इसमें भारत चाहता है कि कैसे भी करके जर्मनी को इस टेंडर में वापस लाया जाए, ताकि बेहतर तरीके से हम लोग नेगोशिएट कर पाए, क्योंकि साउथ कोरिया के बाद जर्मनी के सबमरीन ही अकेले से सबमरीन है जो कि हमारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इनिशियली प्रोजेक्ट 75I में जो कंडीशन रखे गए थे उसे जर्मनी पूरा करने के लिए राजी नहीं हो रहा था और वो इस टेंडर से बाहर चला गया था। तो अभी नेवी और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच इसको लेकर डिस्कशन किया गया था कि इसमें रखे गए कंडीशन को, जिसको लेकर जर्मनी की TKMS कंपनी की तरफ से आपत्ति जताया जा रहा था, उनको थोड़ा ईजी कर दिया जाएगा, जिससे वो दोबारा इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जर्मनी की तरफ से अभी अपनी टाइप 214 क्लास की सबमरीन को ऑफर किया जा रहा था, जो कि नेवी की कंप्लीट रिक्वायरमेंट को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन जर्मनी का कहना है कि वर्तमान जो मेक इन इंडिया और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को इस टेंडर में रखा गया है इससे वो सहमत नहीं हो रहे और अगर ऐसा होता है तो जो सबमरीन भारत में बनाया जाएगा उनकी जिम्मेदारी जर्मनी लेना नहीं चाहता है। और उनके मुताबिक अगर भारत चाहता है कि भारत में इन सबमरीन को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ बनाया जाए और इसमें जर्मनी भारत की मदद करे, तो इस डील को एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तौर पर फाइल करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि टेंडरिंग प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। और इसमें जर्मनी की तरफ से अपनी फुल कंट्रोल को दावा करने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि भारत अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी हम लोग खुद की दम पर ही अपनी फ्यूचर सबमरीन को बनाना चाहते हैं और प्रोजेक्ट 75I के बाद उससे लिए गए टेक्नोलॉजी को बेस करके हम प्रोजेक्ट 76 क्लास से सबमरीन को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, जो कि हमारी पूरी इंडिजिनस सबमरीन होने वाले हैं। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की सबमरीन फ्लीट को लेकर, और अभी हम न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल हमारे पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन तो अभी कोई मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी न्यूक्लियर पावर
बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मौजूद है और 2026 तक हमारे पास 4 न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मौजूद होने वाले हैं। और इसके बारे में हमने 2-3 दिन पहले ही एक डिटेल वीडियो में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने S4 और S4 स्टार क्लास की सबमरीन के बारे में बात किया था। अब INS अरिहंत और अरिहंत की बात करें तो ये दोनों ही हमारी फर्स्ट जनरेशन की न्यूक्लियर सबमरीन थे, जिसके बाद S4 और S4 स्टार क्लास की सबमरीन को सेकंड जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कहा जा रहा है, जो कि अरिहंत के मुकाबले साइज में करीब 1000 टन ज़्यादा बड़े होने वाले। लेकिन इसके बाद भारत की तरफ से एक मैसिव न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को यानी कि SSBN को डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम S5 रखा गया है। और ये एक थर्ड जनरेशन की न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन होने वाली है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट 13,000 टन होने वाला है, यानी कि इसका साइज INS अरिहंत के मुकाबले लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। इस प्रोग्राम को इनिशियली 2015 में शुरू किया गया था और 2019 में इसके एक टेस्ट मॉडल को बनाया गया था और बताया गया था कि ये अरिहंत क्लास की सबमरीन के डिज़ाइन के मुकाबले काफ़ी अलग डिज़ाइन होने वाली है। अभी हमारे अरिहंत क्लास के जो सबमरीन है, चाहे वो अरिहंत हो जाए, अरिघट हो जाए, S4 हो जाए, फिर S4 स्टार क्लास की सबमरीन हो जाए, इन सभी के डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन बेसिक डिज़ाइन इनमें सेम है। पर S5 सबमरीन की बात करें तो इसका डिज़ाइन कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है। अब इसको बनाने के लिए पहले तो विशाखापट्टनम में सबसे पहले एक लार्जर ड्राई डॉक फैसिलिटी को बनाने का फैसला किया गया था। इसी के साथ ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को भी अभी एक नई रिएक्टर को बनाने का टास्क दिया गया था, जो कि 190 मेगावाट की पावर को जनरेट करने वाला है। और सबसे पहले इसके एक 1:1 मॉडल को लैंड बेस्ड फैसिलिटी में टेस्ट करने का फैसला किया गया था, जिसके बाद जाके इसे सबमरीन में इंटीग्रेट करने के लिए क्लियर किया जाएगा। और इस नए रिएक्टर को कम से कम 2-3 साल तक टेस्ट करने के बाद, यानी कि सरफेस में टेस्ट करने के बाद में जाकर इसको सबमरीन में इंटीग्रेट करने के लिए क्लियर किया जाएगा। और ये जो रिएक्टर होने वाला है, ये हमारे फ्यूचर सबमरीन फ्लीट के लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, यानी कि खास करके हमारी फ्यूचर एसएसएन फ्लीट के लिए काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि हमारे फ्यूचर न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और अटैक सबमरीन्स में भी इसी रिएक्टर का मॉडिफाइड वेरिएंट को इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी सबसे पहले 190 मेगावाट की रिएक्टर को डेवलप करना हमारे लिए एक मेजर चैलेंज होने वाला है, जिसके बाद हमारी न्यूक्लियर एसएसएन फ्लीट को डेवलप करने में कोई खास दिक्कत होने की उम्मीद नहीं किया जा रहा है। अगला अपडेट ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेके। अभी रिसेंटली नेवी की चीफ की तरफ से बात बताया गया था कि 2026 से 2027 के बीच ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की पहली टेस्ट फ्लाइट को करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होते होते हमको 2032 तक का टाइम लगने वाला है। अभी फिलहाल इसकी प्रिलिमिनरी डिज़ाइन रिव्यू चल रही है और बस कैबिनेट कमेटी की तरफ से इसके लिए अप्रूवल मिलने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि जैसे ही फंड्स को एलोकेट किया जाएगा तो उसके बाद इसको डेवलप करना शुरू किया जाएगा। इसके लिए करीब 13,000 करोड़ का डिमांड जो है वो AD और DRDO की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें इसकी डेवलपमेंट और इसकी इनिशियल डेवलपमेंटल टेस्ट फ्लाइट की कॉस्ट तो शामिल रहेगा। और इस दौरान टोटल इसकी 4 प्रोटोटाइप को बनाया जाएगा, जिनको आने वाले 5 से 6 सालों तक टेस्ट किया जाएगा। और यहाँ पर इनकी टेस्टिंग काफ़ी मायने रखने वाला है। अब जैसे कि ये नेवल फाइटर होने वाला है और उनको हमारे फ्यूचर कैरियर बेस्ड फाइटर जेट के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है, उनको इसी वजह से डेवलप किया जा रहा है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसकी प्रोडक्शन के लिए क्लियर करने से पहले HAL की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की कम से कम 1000 के आसपास टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करने का एम रखा गया है, यानी कि करीब 1000 टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट करने के बाद जाके इसको प्रोडक्शन में आने के लिए क्लियर किया जाएगा। इस दौरान 2030 से 32 के बीच इस टेस्ट फ्लाइट के लगभग 80% टेस्ट को कंप्लीट करने का प्लान किया जा रहा है। और इसके बाद इस 2030 से 32 के बीच अलग अलग तरह के लोड आउट के साथ और वेदर कंडीशन के हिसाब से इसको एयरक्राफ्ट कैरियर से भी टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें 80 से 120 फ्लाइट होने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन जो नंबर ये थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी आगे चल के हो सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।